नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रीना है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। कुछ साल पहले मैं नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी। तब सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही पढ़ाई मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ की एक रात मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करके जब मैं लखनऊ लौटी तो दिल में यही ख्याल था, अब घर के पास नौकरी मिल जाए ताकि माँ पापा को किसी चीज़ की चिंता न रहे। किस्मत अच्छी थी कि कुछ ही हफ्तों में मुझे शहर के एक पुराने सरकारी अस्पताल में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी मिल गई। पहले दिन जब मैं वहां पहुंची तो हॉस्पिटल को देखकर ही समझ गया था कि यह जगह कई सालों से चली आ रही है। दिन में तो यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। चारों तरफ आवाजें होती, कदमों की आहट, बातचीत, रोने चिल्लाने की आवाजें। ऐसे में डर या खामोशी जैसी चीजों के लिए जगह नहीं बचती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हॉस्पिटल का पूरा माहौल बदल जाता था। भीड़ खत्म हो जाती और जगह ले लेती थी खामोशी। वो खामोशी जो कानों में गूंजती थी। रात को जब मैं नाइट शिफ्ट के लिए पहुंचती तो पूरा हॉस्पिटल का कॉरिडोर लगभग खाली होता। बस दो तीन नर्सें, एक दो जूनियर डॉक्टर और गार्ड, बाकी और कोई नहीं। धीरे धीरे मुझे उस माहौल की आदत हो गई। अब तक 3 महीने बीत चुके थे। हर रात मरीजों की देखभाल, इंजेक्शन लगाना, रिकॉर्ड नोट करना, यही रूटीन बन चुका था मेरा। बाकी नर्सें भी मुझसे कहती, डर मत, ये हॉस्पिटल पुराना जरूर है लेकिन यहाँ सब नॉर्मल है। और मैं भी खुद को समझा लेती थी, हाँ डर की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी रात में जब 3 बजते और मैं अकेली गलियारे से गुजरती तो एक अनजानी बेचैनी महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य नजरें मुझे देख रही हो। कभी खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखती तो लगता वो मैं नहीं, कोई और है जो मुझे निहार रही है। फिर भी सब ठीक चल रहा था। काम ठीक, लोग अच्छे, सैलरी समय पर मिल रही थी, जिंदगी अपने ट्रैक पर थी। पर दिसंबर की वो सर्द रात, वो एक रात सब कुछ बदल गई। उस रात के बाद ना तो मेरी नींद पहले जैसी रही, ना ही मेरा हॉस्पिटल, और ना ही मेरा डर। क्योंकि अब डर सिर्फ महसूस नहीं होता था, वो मेरे सामने खड़ा था। उस रात मेरी ड्यूटी आईसीयू वाले सेक्शन में थी। यह हॉस्पिटल का सबसे शांत और डरावना हिस्सा था। यहाँ से हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा शुरू होता था, जहाँ पुराने पेड़ थे और चारों तरफ ऊंची दीवारें। आईसीयू के इस हिस्से में कमरा नंबर 9 से लेकर 14 तक सारे कमरे थे। हर कमरे के दरवाजे पर छोटे छोटे लाल बल्ब लगे रहते, जो जलने पर बताते थे कि अंदर कोई मरीज भर्ती है। लेकिन कमरा नंबर 12 का बल्ब हमेशा बुझा रहता था। वो कमरा सालों से बंद पड़ा था। पहले दिन जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी तभी एक सीनियर नर्स शकुंतला दीदी ने कहा था, देख रीना, उस 12 नंबर कमरे में मत झांकना कभी, वो अब इस्तेमाल में नहीं है। मैंने पूछा, क्यों दीदी, वहां क्या हुआ था? उन्होंने बिना मेरी आंखों में देखे जवाब दिया था, पुराने कमरे हैं, लीक पाइप में है और फर्श भी उखड़ा हुआ है, इसलिए बंद कर दिया गया। लेकिन उनकी आवाज में कुछ और था, जैसे वो पूरा सच नहीं कह रही हो। खैर, मैंने भी बात बढ़ाई नहीं। पर पता नहीं क्यों हर बार जब मैं उस कमरे के पास से गुजरती मुझे ऐसा लगता जैसे अंदर कोई है। कभी खामोशी में किसी की चलने की हल्की सी आहट आती, तो कभी कमरे के अंदर से हल्की रोशनी सी झलकती, जबकि वहां बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। मैं कई बार सोचती शायद मेरा वहम है, लेकिन वो एहसास हर रोज और गहरा होता गया। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। ठंड अपने चरम पर थी, इतने की सांस लेते वक्त मुंह से धुआं सा निकल रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं मशीन की धीमी बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। आधी रात तक सब सामान्य था।
मैं अपने डेस्क पर बैठकर रिकॉर्ड फाइलें अपडेट कर रही थी। कमरा एकदम शांत था। फिर अचानक पीछे की दीवार से एक बीप की आवाज आई। वो वही सिग्नल था जब किसी कमरे से कॉल बेल दबाई जाती है तो नर्सिंग स्टेशन पर बीप आती है। मैंने नजर ऊपर उठाई और जैसे ही डिस्प्ले देखा, कमरा नंबर 12। एक पल के लिए मेरी उंगलियां रुक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फिर से स्क्रीन देखी। साफ लिखा था 12। पहले सोचा शायद सिस्टम में गड़बड़ी होगी, लेकिन बीप लगातार बज रही थी, जैसे कोई बेचैनी से बटन दबा रहा हो। मैंने आसपास देखा। बाकी नर्सें अपने अपने काम में लगी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी साथी नर्स रजनी से कहा, सुन, ये देख, 12 नंबर से कॉल आ रही है। रजनी ने बिना ऊपर देखे कहा, छोड़ ना रीना, वो रूम तो सालों से बंद है। शायद वायरिंग शॉर्ट में हो, वायरिंग शॉर्ट कर गई होगी। मैंने धीमे से कहा, पर आवाज बिल्कुल नई लग रही है, जैसे किसी ने अभी दबाया हो। वो बोली, पागल मत बन, तू भी अब डरने लगी क्या? मैंने जब फिर उस डिस्प्ले की तरफ देखा तो बीप बंद हो चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने फाइल बंद की और कुर्सी से उठ गई। मैं जरा चेक करके आती हूँ, मैंने कहा। रजनी ने चौंक कर देखा। रीना, मत जा इस वक्त, रात के 2 बज गए हैं। कल इलेक्ट्रिशियन से चेक करा लेंगे। मगर मेरी आदत थी हर चीज खुद चेक करने की। मैं धीरे धीरे गलियारे की तरफ बढ़ी। वो कॉरिडोर लंबा था और ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, जैसे किसी पल बुझ जाएगी। दूर कमरा नंबर 12 का बोर्ड हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा। कमरे पर ताला लगा और दरवाजे पर मकड़ी के जाले फैले थे। मैंने हल्के से दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, अगर उससे पहले ही वो बेल अपने आप फिर बज उठी। 1 सेकंड के लिए मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। मेरी उंगलियां हवा में थम गई, सांसें रुक गई। लगा जैसे पूरा हॉस्पिटल उस आवाज से गूंज उठा हो। मैंने डर के मारे झट से पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था, ना कोई स्टाफ, ना कोई वार्ड बॉय, सिर्फ सन्नाटा और ट्यूबलाइट की टिक टिक की आवाज। मैंने अपने कदम पीछे खींचे और लगभग भागती हुई ड्यूटी रूम में पहुंची। अंदर डॉक्टर साहब बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ रीना, रंग क्यों उड़ा है तुम्हारा? मैंने बात टाल दी। नहीं सर, बस बेल बार बार बज रही थी, 12 नंबर कमरे की। डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, अरे वो कमरा तो महीनों से बंद है, तुम बेवजह डर रही हो। इतना सुनकर मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अब करीब 1:45 बज चुके थे। डॉक्टर साहब ने कहा, रीना, इन फाइल्स को ले जाकर रिकॉर्ड रूम में जमा कर दो। फिर मैं फाइलें लेकर चली गई। वापस लौटने में मुझे करीब 20 मिनट लग गए। रास्ते में ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। कॉरिडोर में ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और खामोशी और गहरी हो गई थी। सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं, इसलिए मैं कमरा नंबर 12 के बाहर वाली पुरानी बेंच पर बैठ गई। गलियारे में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की हल्की सरसराहट के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने शॉल को कसकर लपेट लिया और सामने की दीवार को निहारने लगी। अचानक मेरे सामने वाली दीवार पर हल्की सी परछाई हिली। मैंने गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अगले ही पल कॉल बेल फिर से बज उठी। मैं डर के मारे झट से उठी और कमरे की तरफ बढ़ी। तभी डॉक्टर साहब का अटेंडेंट दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मैडम, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, अभी तुरंत। मुझे जाना पड़ा। सोचा थोड़ी देर में वापस आकर देख लूंगी। डॉक्टर के पास पहुंचते ही उन्होंने रिपोर्ट्स पर कुछ नोट्स पढ़वाए। मैंने फाइलें दी, उन्होंने साइन किए और बाकी निर्देश दे दिए। इसी बीच समय निकल गया। जब मैं फ्री हुई तब 3:15 बज चुके थे। थकी हुई थी तो वापस नर्स रूम चली गई। उस रात के बाद तक
कोई और अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन वो डर का एहसास मेरे मन में घर कर चुका था। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में सारा स्टाफ हलचल में था। वैसे तो मेरी शिफ्ट रात की थी, मगर कॉल करवाकर सीनियर डॉक्टर ने मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलवाया और गंभीर लहजे में कहा, रीना, रात सीसीटीवी में कुछ अजीब कैद हुआ है, तुम जरा देखो। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। दिल कुछ ऐसे थक से रह गया जैसे किसी ने सीधे सीने में मुक्का मार दिया हो। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया और उनके साथ सीसीटीवी रूम में बढ़ी। मैंने स्क्रीन की ओर देखा और जैसे ही कमरा नंबर 12 वाला फुटेज सामने आया, मेरी सांसें रुक गई। दरवाजा खुला था और फिर मैंने जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। अंदर कोई था, मैं थी। मैंने साफ देखा, मेरी ही शक्ल, मतलब मैं खुद कमरे के अंदर घुस रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे में चली गई, किसी को दवा दे रही थी और फिर बाहर निकली। हर चाल, हर हाव भाव, हर हाथ की मूवमेंट सब वही जैसा मैं करती हूँ। लेकिन हकीकत यह थी कि मैं उस वक्त डॉक्टर साहब के रूम में बैठी थी, उनकी रिपोर्ट्स देख रही थी, उनके सामने फाइल दे रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मैं वहां थी। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया, हाथ पैर सुन्न हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज और ऊंची हो गई। मैं स्क्रीन को देखते हुए कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने बामुश्किल शब्द निकाले। गला सूख गया था और आवाज कांप रही थी। डॉक्टर साहब ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, रीना, ये तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन सर, मैं तो यहाँ वहां थी ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। मैं आपके कमरे में थी उस वक्त। वो कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उनकी नजरों में भरोसे की जगह अब संशय था। पीछे खड़ा अटेंडेंट भी एक अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। कमरे में एकदम सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है या शायद किसी ने पुराना फुटेज एडिट कर दिया हो, लेकिन स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो मजाक नहीं था। वो मैं ही थी। वही सफ़ेद यूनिफॉर्म, वही चाल, वही कदम, वही बालों की पोनीटेल जो मैंने उस रात बनाई थी। सब कुछ हूबहू वैसा ही। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं खुद को स्क्रीन से अलग ही नहीं कर पा रही थी। उस दिन के बाद से मेरा मन हॉस्पिटल में लगना बंद हो गया। हर रात डर के साए में गुजरने लगी। ड्यूटी पर जाते वक्त दिल में एक बात बेचैनी पड़ती। कॉरिडोर की हर ट्यूबलाइट अब मुझे डराने लगी थी। कभी रात के सन्नाटे में कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आती, धीरे धीरे चलने वाले कदम, जैसे कोई फर्श पर नंगे पैर रेंग रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं झट से पलटती, पर कोई नहीं। कभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, इतनी धीमी कि सब शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन महसूस साफ होता। और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधे पर रख देता है। ठंडी भारी उंगलियां जो बस एक पल को छूकर गायब हो जाती। मैंने खुद को बहुत समझाया, रीना, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, तू बस ज्यादा सोच रही है। पर अंदर से मैं जानती थी कुछ है जो मुझसे जुड़ गया है, कुछ ऐसा जो अब मुझे छोड़ नहीं रहा। करीबन हफ्ते भर बाद मैंने अपनी कुछ पुरानी सहेलियों से मिलने का सोचा। हम सब एक कॉफी शॉप में बैठे थे। शुरू में हम बस आम सी बातें कर रहे थे, स्कूल की यादें, कॉलेज की बातें। पर धीरे धीरे मैं खुद को रोक न सकी और सब कुछ बता दिया। हॉस्पिटल की रातें, कमरा नंबर 12, उस डरावनी ठंडी गलियारे की हर बात। शुरू में वे हंसने लगी, फिर मैंने सीसीटीवी वाली घटना का जिक्र किया। जैसे ही मैंने कहा और मुझे खुद देखना पड़ा, स्क्रीन पर मैं ही अंदर जा रही थी, तब मेरी सहेलियां चुप हो गई। तभी मेरी एक सहेली नीलू धीरे से बोली, रीना, तुझे याद है हमारी स्कूल की दोस्त शीतल? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वही जो हमेशा मुझे कहती थी कि हम दोनों जुड़वा लगते हैं। नीलू ने गंभीर होकर कहा,
हाँ वही, वही शीतल जिसने जहर खा लिया था। मेरे दिल में झटका सा महसूस हुआ। क्या? मैंने बुरी तरह हकलाकर पूछा। नीलू ने सिर हिलाया और धीरे से बोली, हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसी हॉस्पिटल में जहां तो अब ड्यूटी करती है, और मेरे ख्याल से उसका कमरा नंबर 12 ही था। नीलू ने आगे कहा, तू तब दिल्ली में थी पढ़ाई के लिए, शायद इसलिए तुझे पता ही नहीं चला। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। तब सारा पहेली एक का टुकड़ा एक साथ जुड़ गया। कमरा नंबर 12, वो बार बार बजती हुई कॉल बेल, वो परछाई जो गलियारे में थी, सीसीटीवी में मैं खुद को देखती हुई। और तभी मुझे एहसास हुआ, शायद वो शीतल ही थी, मेरी पुरानी दोस्त, जो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, या बस आखिरी बार मुझे देखना चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सा शांति और डर का मिश्रण बैठ गया। मैं जान गई थी कि वो केवल एक छलावा या आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई जुड़ाव, कोई संदेश और कोई आखिरी विदाई थी, जो अब मेरे सामने साफ हो गई थी। उसकी अगली रात जब मैं हॉस्पिटल लौटी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ आंखें मुझे लगातार देख रही हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरा नंबर 12 की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर हाथ रखा, ठंडा और नम। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से मेरे हाथ पर हल्की सी थपकी दी हो। उस वक्त मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। लगता था जैसे शीतल ने मुझे बताया कि अब सब ठीक है, अब चैन है। मैंने धीरे से फुसफुसाया, जैसे अपनी बात उसे सुनाने की कोशिश कर रही हूं। शीतल, अब अगर तू यही है तो चैन से रहना, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों बाद प्रशासन ने उस कमरे को स्थायी रूप से सील करवा दिया। अब वहां सिर्फ दीवार है जिस पर 12 नंबर का निशान मिट गया, लेकिन मेरे मन में वो रातें, वो परछाई और वो छलावा हमेशा जिंदा रहेगा। शायद यही शीतल की आखिरी विदाई थी, मेरी दोस्त, मेरी जुड़वा जैसी साथी, जो अब हमेशा मेरी यादों में रहेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।